हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने अभी एक चैप्टर कल फिनिश किया था हिस्ट्री का। आज हम जो करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो टॉपिक्स हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं क्योंकि टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में कुछ समय ऐसा है जो कि गायब हो जाता है, तो उसी को हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा समय है जो कि हमारा गायब हो चुका है। चलिए, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने कल पढ़ा था 2600 से लेकर के 1900 बीसीई तक। क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन? अननोन पीरियड था। कब तक का? 1900 बीसी से लेकर के 1500 बीसी। 1900 से लेकर के 1500 बीसी, ये जो 400 साल थे ये क्या थे हमारे लिए? अननोन है। ये बीसीई होगा, ठीक है ना, बिफोर कॉमन एरा। बीसीई इज बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद वैदिक एज आती है हमारी 1500 से 600 बीसीई। वैदिक एज कब से कब तक है? 1500 से 600 बीसीई। और ये कैसी है सिविलाइजेशन? इट इज रूरल सिविलाइजेशन। कैसी सिविलाइजेशन है ये? रूरल सिविलाइजेशन। उसके बाद ऋग्वेदिक आता है पीरियड 1500 से 1000 बीसी का। उसके बाद क्या आता है? लेटर वैदिक पीरियड 1000 टू 600 बीसीई। और उसके बाद आयरन एज आ जाती है कब? 600 बीसी टू 680, डेवलपमेंट ऑफ 16 महाजनपद। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद थे उन सब के बारे में हमें कब पता चलेगा? पता चलेगा इन दी आयरन एज ऑफ 1600 बीसी टू 600 बीसी टू 600 एडी। इसी के अंदर क्या हुए? महाजनपद डेवलप हुए। सबसे बड़ा जो महाजनपद था दैट वाज मगध। और मगध में कौन कौन सी डायनेस्टी थी? एक थी हर्यंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, और लास्ट में कौन सी आई? मौर्यन डायनेस्टी 321 टू 185 बीसी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी डायनेस्टी आई? हर्यंक डायनेस्टी आई, शिशुनाग डायनेस्टी आई, नंदा डायनेस्टी आई, मौर्य डायनेस्टी आई। तो हर्यंक डायनेस्टी मतलब कौन सा हो गया? बिंबसार हो गया, अजात शत्रु हो गया, ये सारे लोग आए। अगला देखते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने कल पढ़ लिया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन आई थी वो कौन सी थी? वो थी हमारी वैदिक सिविलाइजेशन। हालांकि बीच में 400 साल का गैप था जब कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। इट वॉज अ रूरल सिविलाइजेशन एंड इट वॉज सेटल्ड बाय द आर्यंस। तो जो वैदिक कल्चर लेकर के आए थे वो कौन थे? आर्यंस। इट्स पीरियड हैज बीन डिटरमाइंड फ्रॉम 1500 टू 600 बीसी। कहां से कहां तक था? 1500 से 600 बीसी तक का जो टाइमलाइन है वो किसका है? वो है हमारा ऋग्वेदिक पीरियड का। देयर लैंग्वेज वाज प्राक संस्कृत विच वाज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट संस्कृत। ठीक है, प्राक संस्कृत का मतलब क्या होता है? बहुत लंबे लंबे शब्द हुआ करते थे एक ही सेंटेंस के अंदर। ठीक है ना, एक वर्ड ही क्या होता था? बहुत ही लंबा लंबा होता था वर्ड। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो दो तरह की वैदिक सिविलाइजेशन है। एक है ऋग वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी, ठीक है ना, बीसीई। 1500 टू 1000 बीसीई, ये क्या है? ऋग वैदिक पीरियड। मतलब इसमें ऋग्वेदा लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया। फिर लेटर वैदिक पीरियड क्या है? 1000 टू 600 बीसीई, ये क्या है हमारा? लेटर वैदिक पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि वैदिक पीरियड हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा है? ऋग वैदिक पीरियड, जब ऋग्वेदा लिखा गया विच इज द ओल्डेस्ट वेदा इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा गया? लेटर वैदिक पीरियड जो कि आया 1000 से 600 बीसी। वैदिक सिविलाइजेशन इज मेनली डिवाइडेड टू पार्ट्स, हमने कर लिया। ऋग वेदा वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड, मैंने बता दिया। अदर वेदा सच एज साम वेदा, अथर्व वेदा एंड यजुर्वेदा वर कंपोज्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, चलिए आते हैं आयरन एज के ऊपर। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आयरन, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन was also known as ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। कल पढ़ा था ना ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, यानी इनको कॉपर और टिन का पता था पर इनको आयरन का पता नहीं था। दे वर अनअवेयर ऑफ द आयरन के बारे में इनको चीजें नहीं पता थी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आयरन देयर वाज अ चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ सिविलाइजेशन। आयरन प्लाउज एंड वेपन्स बिगिन टू बी मेड, ठीक है ना। तो आयरन का इस्तेमाल क्यों होने लग गया? आयरन का इस्तेमाल होने लग गया खेती करने के लिए और वेपन्स बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या जरूरत पड़ने लग गई? वेपन्स की जरूरत पड़ने लग गई, क्योंकि जो लोग थे वो एक एरिया से दूसरे एरिया में रिसोर्सेस को
और ज़्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए अटैक करते थे। तो एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर अटैक करेंगे तो उसके लिए वेपन्स भी चाहिए होगा, और आयरन आ गया था जिसकी वजह से वेपन्स बनने लग गए थे। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लाउ द अमाउंट ऑफ कल्टिवेशन इंक्रीज एंड द पीपल स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। ठीक है ना, तो आपके पास खेती का औजार आ गया, और जैसे आपके पास खेती का औजार आ गया यानी आपकी खेती अच्छी हो गई, और जैसे ही आपकी खेती अच्छी हो गई उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, और जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है आपके पास ज्यादा पर कैपिटा प्रोडक्शन होने लग जाता है, और उस चीज को आप जो है सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, वेल्थ को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। With the manufacture of iron, weapons manufacturing also started, due to which the development of महाजनपदास started। ठीक है ना, तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चर हुआ आयरन, वेपन्स मैन्युफैक्चर होने लगते हैं। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि आप एक एरिया से दूसरे एरिया पे रिसोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अटैक करते हैं, और उस अटैक से बचने के लिए या फिर उस अटैक को करने के लिए आप क्या करते हैं, आयरन के टूल्स डेवलप करते हैं, वेपन्स डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, महाजनपद जो थे वो स्टार्ट हो गए। चलिए, डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड द प्लेस वेयर पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड लिविंग, जिसे हम क्या कहते हैं, जनपद। क्या कहते हैं हम, जनपद। जनपद, जन माने क्या हो गया, लोग, पीपल, और पद मतलब क्या हो गया, फूट। तो जहां लोगों जो है वो रह रहे हैं आकर के, वो क्या बन गया, वो बन गया हमारा डिस्ट्रिक्ट जनपद। Due to the increase in weapons and agriculture, the size of the जनपद started increasing and this way the महाजनपद developed। ठीक है ना, बड़े बड़े जहां पे, यहाँ पे क्या महाजनपद का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बहुत लोग रह रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कई डिस्ट्रिक्ट छोटे होते हैं और कई डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े होते हैं, तो बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि उन डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वहां पे पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, और वहां की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। At that time there were mainly 16 महाजनपद। मगध was the largest of which। तो सबसे बड़ा कौन सा महाजनपद था, तो सबसे बड़ा महाजनपद was मगध। और टोटल कितने महाजनपद हुआ करते थे, तो there were total 16 महाजनपद। कितने महाजनपद हुआ करते थे टोटल, तो there were total 16 महाजनपद, जिनमें से सबसे बड़ा कौन सा था, मगध। रूल ओवर मगध, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हरंका डायनेस्टी आई थी, जिसका राजा कौन था, बिंबसार। उसका बेटा कौन था, अजातशत्रु। उसके बाद कौन आया, उदयन। उदयन ने ही क्या बनाया, एक सिटी, पाटलिपुत्र, जो कि आगे चल के क्या बनी, पटना। तो उदयन ने पाटलिपुत्र, पटना शहर बनाया, जो कि आगे जाकर के मगध की क्या बनती है, कैपिटल। उसके पहले कैपिटल क्या थी, राजगृह। राजगृह वॉज द कैपिटल ऑफ मगध पहले। ठीक है ना, चलिए, किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी देख लेते हैं। नाग डायनेस्टी देखो, फाउंडर शिशुनाग। इसके बाद कौन आया, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी में फाउंडर कौन आया, महापद्मना, महापद्म नंदा। और लास्ट रूलर कौन था, धनानंद। इसी धनानंद को क्या किया था, धनानंद के अंदर काफी ज्यादा इस चीज का घमंड था, दैट ही वाज अ किंग। वो बहुत ही वेल्दी और बहुत ही अमीर किंग है। चाणक्य इंसल्टेड बाय धनानंद बिकेम द रीजन फॉर हिज एंड। तो धनानंद ने एक बार क्या किया, तो धनानंद ने एक बार चाणक्य की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी पब्लिकली, जिसके बाद चाणक्य ने काफी कसम खाई, ही स्वेयर्ड अ लॉट। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं जमीन से उठा करके किसी को भी राजा बना सकता हूं, और इसके घमंड को मैं तोड़ दूंगा। और जिसको बनाया चाणक्य ने, चाणक्य प्रिपेयर्ड चंद्रगुप्त एंड डिफीटेड धनानंद एंड एंडेड हिज पैलेस, thus ending the नंदा डायनेस्टी। तो किसने नंदा डायनेस्टी को खत्म किया, वो था चंद्रगुप्त ने। और किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से। मौर्यन एम्पायर भी आता है, फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद कौन आते, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोका। अशोका चक्रवर्ती वॉज कॉल्ड द एम्परर। ठीक है ना, चक्रवर्ती सम्राट। After adopting Buddhism, he gave up fighting wars, but he never stopped expanding. He continued expanding, but not through wars, but by dharma. ठीक है ना, by dhamma। तो पहले ये किससे एक्सपैंड करते थे, फर्स्टली पहले ये लड़ाई जीतते थे और लड़ाई जीत करके एक्सपैंड करते थे। पर आफ्टर कलिंग वॉर, कलिंग वॉर लड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा,
पर आई विल नॉट स्टॉप एक्सपैंडिंग, तो मैं एक्सपैंड करता रहूंगा। और उन्होंने एक्सपैंड करना स्टार्ट किया बाय कैसे, बाय धर्म। बिकॉज ऑफ दिस द सब्सिक्वेंट किंग्स वर नॉट सो पावरफुल and finally the Mauryan Empire ended. After this India was ruled by external rulers for a long time and then came the Gupta Empire. एंड में कौन आता है, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता में कौन है सबसे पहला, श्रीगुप्त, ठीक है ना, ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, कौन सा, श्रीगुप्ता। इसके बाद जो आए वो कौन आए, चंद्रगुप्त। अच्छा चंद्रगुप्त ये अलग है, ये गुप्ता डायनेस्टी के हैं चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी के हैं। इसके बाद कौन आया, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, समुद्रगुप्त। फिर आए कौन, कुमारगुप्त, फिर रामगुप्ता। ऐसे करके गुप्ता के रूलर्स आते चले गए, ठीक है ना। चलिए चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू जिसे हम विक्रमादित्य या फिर क्या कहते हैं, कुमार गुप्त कहते हैं। चलिए जनपद के बारे में पढ़ लेते हैं। जनपद एंड महाजनपद क्या होते हैं। 600 BC टू 600 AD का ये समय है जब 16 महाजनपद जो थे वो बने थे। डिस्ट्रिक्ट मतलब जनपद, जन पीपल, पद मतलब क्या हो गया, पीठ। तो जनपद का मतलब ये हो गया जहां लोगों का, जो लोग आते थे और रहते थे। द डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड द प्लेस वेयर पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड लिविंग। जब लोग जहां पे आकर के रहने लगे वो क्या हो गया, जन एंड पद। Development after the discovery of iron, there was a change in the lifestyle of civilization. Iron plows and weapons began to be made. Due to the construction of plow, the amount of cultivation increased and the people started accumulation of wealth. With the manufacturing of iron, weapons making also started, due to which the development of Mahajanpadas started. ठीक है, मैंने आपको ये चीज समझा दी कि ये क्या कहना चाह रहा है। प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है, कैपिटल। हर महाजनपद का क्या था, हर महाजनपद की अपनी एक कैपिटल थी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया मगध की कैपिटल क्या थी, मगध की कैपिटल थी उस समय राजगृह, राजगृह, ठीक है ना। अंग की कैपिटल क्या थी, अंग की तो चंपा, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग 16 जो भी महाजनपद थे उनकी क्या थी, अपनी खुद की कैपिटल हुआ करती थी। द कैपिटल्स वर फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब क्या है, चारों तरफ से दीवार बनाया गया था। दैट इज सराउंडेड बाय वॉल्स ऑन ऑल साइड्स फॉर प्रोटेक्शन, बचाने के लिए। द कैपिटल्स वर मेंटेन्ड बाय द आर्मी, इनको बचाना कौन बचाता था, बचाएगा कौन, एक तो फोर्टिफाइड होकर के बचाई जाएगा, दूसरा बचाएगा इसको आर्मी। देयर यूज्ड टू बी आर्मी एंड ब्यूरोक्रेट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन हुआ करते थे, आर्मी भी हुआ करते थे, और कौन हुआ करता था हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आर्मी भी थी और ब्यूरोक्रेट्स भी हुआ करते थे, जो कि इसके लिए उसको प्रोटेक्शन का काम करते थे, पॉलिसी मेकिंग का काम करते थे, ठीक है ना। आर्मी की जरूरत क्यों पड़ती है, आर्मी की जरूरत पड़ती है डिफेंस, एक्सटर्नल जो हमारे अटैक्स होते हैं उनसे बचने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, आर्मी की जरूरत पड़ती है। करेंटली भी अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी क्या है, आर्मी है, और इंडिया में भी क्या है, ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करते हैं, और आर्मी जो है कंट्री को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, और अपने सिटीजन्स को भी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। तो हर कैपिटल के अंदर क्या थे, महाजनपदास, ठीक है ना। हर महाजनपदास की अपनी एक कैपिटल हुआ करती थी। हर कैपिटल वाज फोर्टिफाइड, दैट इज इसको सराउंड करते थे साइड्स पे, हर साइड्स पे किससे, वॉल्स के साथ। कैपिटल्स वर मेंटेन्ड बाय द आर्मी, आर्मी मेंटेन करते थे कैपिटल्स। देयर यूज्ड टू बी आर्मी एंड ब्यूरोक्रेट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, गवर्नेंस देखते हैं। मोस्ट ऑफ द महाजनपदास वर रूल्ड बाय द किंग, ठीक है ना। हर महाजनपदा का कौन होता था, एक राजा हुआ करता था। बट देयर वर मेनली मेनी महाजनपदास which were known as गण and संघ, where a group of people used to rule, which is known as oligarchy, oligarchy, ठीक है। एक तो होता है मोनार्की, मोनार्की, मोनो मतलब सिंगल, आर्की मतलब राजा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही राजा है वहां पे क्या हो गया, मोनार्की, ठीक है ना। अब ओलिगोगार्की क्या है, ओलिगोगार्की मतलब वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल आर यूज्ड टू रूल द दैट महाजनपदा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि छोटे छोटे कई सारे किंगडम्स हैं, जब भी डिसीजन लिया जा रहा है तो A1, A2, A3, A4, जो कि ये चार अलग अलग किंगडम है, इसके अलग अलग राजा हैं।
इन सबको बुलाया जा रहा है इन दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये क्या कहलाएगा? ओलिगोकार्की। मेनली 16 महाजनपदास आर डिस्क्राइब्ड, हमने देख लिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज मगध। सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? मगध। पर ओलिगोकार्की के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो कौन था? वजी रिपब्लिक। क्या था? वजी रिपब्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज अ एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो बार बार इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पर उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि इंडिया में मौर्यन से पहले एंड इवन मौर्यन टाइम में एक वजी रिपब्लिक हुआ करता था, जहां पर आप डिसीजन मेकिंग में अलग अलग राजाओं को इंक्लूड करते थे, which shows in itself that power is not concentrated in the hand of one ruler. In spite of that, the power is shared by some of the rulers, जिसे हम क्या बोलेंगे कि यही क्या है? डेमोक्रेसी। डिसीजन मेकिंग के अंदर लोगों को इंक्लूड किया गया पहले से ही। सिर्फ एक राजा ने इंक्लूड नहीं किया, कई सारे छोटे छोटे राजाओं ने इस चीज को किया। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। गण एंड संघ। गण क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मेनी मेंबर इज कॉल्ड गण। ठीक है ना, गणतंत्र। जैसे इंडिया क्या हो गया? इंडिया इज अ गणतंत्र, रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक, गणतंत्र। संघ, द ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली इज कॉल्ड संघ। ठीक है ना, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है या असेंबली क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। गण, अ ग्रुप ऑफ मेनी मेंबर इज कॉल्ड गण। संघ, द ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली इज कॉल्ड संघ। गौतम बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू जैन गण ओनली। ठीक है ना। चलिए, इन द गण मोर देन वन पर्सन यूज्ड टू हैंडल द वर्क ऑफ गवर्नेंस। मैंने आपको बताया दिस इज कॉल्ड गणतंत्र। ठीक है ना, इंडिया भी क्या है? एक रिपब्लिक है, गणतंत्र। और इस गणतंत्र में क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि इस डिसीजन मेकिंग के अंदर सिर्फ एक राजा इंक्लूडेड नहीं है। इसके अंदर क्या हो रहा है? मोर देन वन पर्सन इज यूज्ड टू मतलब हैंडल द वर्क ऑफ गवर्नेंस। किस हिसाब से कंट्री चलेगी, ठीक है ना, किस हिसाब से महाजनपद चलेगा, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉमन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें वहां पर जो है डिसाइड होती थी बाय कैसे? बाय ग्रुप ऑफ पीपल। एवरीवन वाज गिवन इक्वल राइट्स। ठीक है ना, तो राइट्स इंडिया में पहले से ही सबको बराबर देने की बात हुई है। ठीक है ना, बराबर देते चले आए हैं। हियर एवरीवन वाज गिवन इक्वल राइट्स। इसीलिए बोला गया कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर ये अक्सर लोग मतलब जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं जो अलग अलग कंट्री में जाकर के ये बोलते हैं कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री बताता है। आप खुद इस चीज को देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, सारे के सारे लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि तो पावर कंसंट्रेट नहीं कर रही है किसी के हाथ में। तो ये क्या है? ये बात करता है गणतंत्र की, ये बात करता है डेमोक्रेसी की, ये बात करता है लोकतंत्र की। इसीलिए इंडिया को क्या बोला जाता है? इट इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए क्रिएशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट अगला पढ़ते हैं हम लोग। जो टॉपिक है वो क्या है? क्रिएशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। चलो, ड्यूरिंग दिस पीरियड religious texts were created by the Brahmins. The rules of the state have been told in these religious texts. According to these religious texts, only Kshatriyas have right to become king. It is the work of Brahmins to share education and knowledge. Similarly, the Brahmins fix the work of all the people. ठीक है, चलिए, तो एक्चुअली जो हमारी बुक है उसमें ये चीजें आधी सही लिखी हैं, आधी गलत लिखी हैं। तो दिस वॉज नॉट द केस। ठीक है, एक सिस्टम था वर्णाश्रम सिस्टम, वर्ण आश्रम सिस्टम। उसमें जिसको जो काम पसंद था वो काम करता था और वही उसका जाति बन जाता था। जैसे जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय जब वर्णाश्रम सिस्टम की बात तब हो रही है जब आपकी कास्ट वाज नॉट बाय बर्थ बट बाय योर ऑक्यूपेशन। ठीक है ना, क्षत्रिय का अगर लड़का है उसको पढ़ने में अच्छा लगता है तो ही कैन बिकम ब्राह्मण बिकॉज हिज वर्क इज टू इम्पार्ट नॉलेज और ज्ञान देना। ठीक है, ब्राह्मण का कोई लड़का है जिसको बिजनेस पसंद है तो वो क्या बन जाएगा? कायस्थ, या फिर आप कह सकते हैं वैश्य। वैश्य, इनको क्या पसंद है? इनको पसंद है बिजनेस करना। ठीक है ना,
अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा है, वैश्य का लड़का है जिसको दूसरों की सेवा करना पसंद है, तो वो क्या बन जाएंगे? शूद्र। तो यहां पर ये कहा गया कि एवरी पर्सन इज शूद्र बाय बर्थ, पैदा होते ही सब लोग क्या है? शूद्र। पर जैसे जैसे दे एक्वायर नॉलेज, वो वैसे वैसे अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है ना, विच इज नियर टू दी गॉड। तो ये बहुत ही बढ़िया फिलॉसफी थी, पर कुछ टाइम बाद इसमें चेंज आ गया, सब कुछ क्या हो गया? बाय बर्थ हो गया, जहां से ये काफी रिजिड हो गया। इसके पहले मैंने आपको बताया कि कोई कैसा भी ऑक्यूपेशन चूज करता और वो उस जाति का हो जाता। जरूरी नहीं है कि अगर पढ़ने लिखने में मन नहीं है तब भी आप ब्राह्मणी कहलाएंगे। आप जो करना चाहते हैं, जैसे लड़ने में शौक है तो आप क्षत्रिय कहला सकते हैं, भले आप ब्राह्मण के बच्चे हो चाहे ना हो। पर ये जब बाय बर्थ हो गया तब थोड़ा सा ये काफी रिजिड हो गया, ठीक है ना। चलिए टैक्स रिकवरी देख लेते हैं। टैक्सेस वर कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड बाय द किंग्स फ्रॉम द मर्चेंट्स एंड द क्राफ्ट्समैन। तो जो टैक्स था उसको कौन इकट्ठा करता था? वहां के सैनिक इकट्ठा करते थे, ठीक है ना। और वो किसको दिया जाता था? वो दिया जाता था रेवेन्यू। इट वाज यूज्ड एज अ रेवेन्यू ऑफ द महाजनपद। मतलब उस जनपद के डेवलपमेंट के लिए ये किंग के पास जाता था, और किंग इसका यूज अपने विल के हिसाब से या अपना जैसा भी यूज करना चाहता था उसके हिसाब से वो इसका खर्च करता था। अब ये करता किसके साथ था? मर्चेंट्स पे, ठीक है। मर्चेंट्स जब कोई आपके टेरिटरी में आएगा, सामान बेचने के लिए आएगा, तो उस पर क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। क्राफ्ट्समैन जो सामान को बना रहे हैं उनसे भी क्या लिया गया? टैक्स लिया जाता था। There is a difference of opinion on the subject of collecting taxes from the forest dwellers and shepherds, but it is believed that horses and elephants were taken as a gift from them. ठीक है, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स या फिर जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं लोग, उनसे टैक्स लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था, दिस इज नॉट क्लियर फ्रॉम दी सोर्स। ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं है, पर इतना तो क्लियर है कि जो जंगल में रहते थे वो कभी कभार एलिफेंट या हॉर्सेस को गिफ्ट दिया करते थे टू देयर किंग्स, ठीक है ना। Along with this, kings used to increase their wealth by attacking other states and capturing their army and wealth. ठीक है, मान लेते हैं ये कैपिटल, ये स्टेट हो गया ए, ये हो गया बी। अब मान लेते हैं कि स्टेट ए को रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है, और स्टेट ए के पास धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है तो ज्यादा आर्मी की जरूरत है, ठीक है। तो ये अपनी आर्मी तो बढ़ाएगा, पर आर्मी की सैलरी कहां से देगा? आर्मी की रिसोर्सेज कहां से देगा? पॉपुलेशन को डील कैसे करेगा? तो इट हैज टू अटैक अनदर स्टेट, अपनी अलग अनदर स्टेट को ये अटैक करेगा, वहां के राजा को पराजित करेगा, हराएगा, और वहां जितना भी रिसोर्सेज है उसको वो शामिल कर लेगा, जिससे कि ये अपने एरिया में अपने सोल्जर्स को सैलरी दे पाए और अपने एरिया में डेवलपमेंट कर पाए। तो दिस इज हाउ दे यूज टू एक्यूमुलेट वेल्थ, ठीक है ना। अब यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसने किया? आयरन ने। आयरन मिलते ही क्या हो गया? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि वेपन्स बन गए और अटैक करने में काफी हेल्प मिलने लग गया। चैरियट्स बन गए, ठीक है ना, घुड़सवार घोड़े, वो कहते हैं आपको रथ बन गए, रथ, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पे अटैक करने लग गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्यन एम्पायर 321 टू 185 BC। मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त, बिल्कुल ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार, कैपिटल पाटलिपुत्र, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र में इसकी क्या है? कैपिटल है। मौर्यन एम्पायर की मगध इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद ऑफ दैट पीरियड। चाणक्य वाज द बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है ना। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर सेंटर क्या बना? सबसे ज्यादा पावर सेंटर इंपॉर्टेंट बना आपका मगध, ठीक है ना। मगध सबसे ज्यादा पावर स्ट्रॉन्ग पावर सेंटर बना। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपका धनानंद था, धनानंद को बहुत प्राउड था कि वो बहुत ही बड़ा और अमीर रूलर है। इसी के चक्कर में उसने क्या किया? इसके चक्कर में उसने जो चाणक्य थे उनकी बेइज्जती कर दी, और उनको बोला कि उनको कुछ आता वाता है नहीं, और उनको अपने दरबार से निकाल दिया। तो जैसे ही उन्होंने उनको अपने दरबार से बेइज्जती करके निकाला, तो चाणक्य ने मन में सोचा कि ठीक है, आने वाले समय ही बताएगा कि जो धनानंद है
जो भी उसका लालच है ना, जो भी उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स हिज पावर, टुवर्ड्स हिज वेल्थ, वो सब मैं छीन लूंगा। मैं किसी भी इंसान को राजा बना सकता हूँ बशर्ते उसमें राजा बनने के क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो चाणक्य ने फिर देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि वो एक बहुत ही अच्छा राजा बन सकता है। ही वॉज करेजियस, ही वॉज अ गुड डिसीजन मेकर, वो जस्टिस भी करता था। तो ये सारी चीजों के लिए उन्होंने क्या किया, अपना जब बदला लेना था उसके लिए चंद्रगुप्त को ट्रेन किया, और फाइनली मौर्यन एम्पायर उसने स्टैब्लिश किया किस पे, मगध में। और जब मगध में स्टैब्लिश किया तो कौन सी एम्पायर हटाई उसने, नंद डायनेस्टी को उसने वहां से हटा दिया। अगर आप देखोगे तो इस समय जो आपका मौर्यन एम्पायर था, अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं यहां पर, मौर्यन एम्पायर को मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो था, ये पूरा एरिया, दिस ऑल एरिया वाज अंडर द मौर्यन एम्पायर। नीचे के कुछ चोला, चेरा, पांड्या, ये नीचे के हटा दो। तो ये सब किसके अंदर था, ये सारा का सारा वाज अंडर द मौर्यन एम्पायर। ठीक है ना। चलिए, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बारे में क्या सोर्सेस, एक तो क्या हो गया लिटरेरी सोर्सेस, अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा आपके बारे में लिटरेरी सोर्सेस देखते हैं। अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। हु रोट द बुक अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन रिटन बाय द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज इन हिज बुक, यहाँ बुक लिख लो, मैं बता देता हूँ आपको, बुक इज इंडिका। मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी उसका क्या नाम है, उस बुक का नाम है इंडिका। ठीक है ना। चलिए, इंफॉर्मेशन रिटन बाय ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, जिसकी बुक का नाम क्या था, उनकी बुक का नाम था इंडिका। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस वॉज कंपोज बाय विशाख दत्ता। गुप्ता पीरियड के समय ये बुक लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस कंपोज बाय विशाख दत्ता। स्क्रिप्चर्स एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स रिटन बाय ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने जो स्क्रिप्चर्स लिखे, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लिखे, उनके थ्रू भी हमें इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। बिल्डिंग्स एंड स्तूपास बिल्ड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, जैसे आपका सारनाथ का पिलर भी था, सांची स्तूप। ठीक है। तो स्तूपा बनाया क्या जाता है, स्तूपा बनाया जाता है ऑन द रिलिक्स ऑफ बुद्धा। ठीक है ना, बुद्ध के जो अवशेष बचे हुए हैं उनके ऊपर क्या बनाया जाता है, आपका स्तूपा बनाया जाता है। इंस्क्रिप्शंस एंड स्कल्पचर्स रिटन ऑन मॉडर्न पॉटरी स्टोन। ठीक है ना। तो कई सारे क्या मिले, इंस्क्रिप्शंस भी मिले और स्कल्पचर्स भी मिले, जो कि मॉडर्न के समय लिखे गए थे पॉटरी के ऊपर या फिर पत्थरों के ऊपर। ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अशोकन रॉक एडिक्ट, रॉक एडिक्ट, 14 मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है ना, जिसमें बात करता है ये कि 13th वाला जो बात करता है, 13th रॉक एडिक्ट जो पत्थर है, वो बात करता है किसकी, कलिंग वॉर के बारे में। किसके बारे में, कलिंग वॉर के बारे में। तो ये सब पता कहां से चल रहा है, तो ये सब पता चल रहा है इंस्क्रिप्शन के थ्रू, स्टोन कार्विंग के थ्रू, पॉटरी के थ्रू, बुक्स के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू हमें पता चल रही है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देख लेते हैं। सेंट्रल रूलर, यूनिटरी रूल, किंग्स कंट्रोल ओवर द इंटायर स्टेट, एक्ट एज अ जज, चीफ ऑफ आर्मी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, समझ लो। तो जो मेन राजा था इस सब पूरे किंगडम का, ठीक है, वो क्या था हमारा, सेंट्रलाइज्ड एरिया, सेंट्रलाइज्ड। मगध की बात हो रही है, मगध की। ठीक है ना। सेंट्रलाइज्ड मतलब पावर सेंटर एक ही था, और वो कौन था, वो किंग था, एम्परर था, जिसका पूरे के पूरे स्टेट पे कंट्रोल हुआ करता था। और वही क्या करने वाला था, न्याय करने वाला था। कोई अलग से कोई बॉडी नहीं थी जो कि जजमेंट दे रही थी या न्याय दे रही थी। जैसे आज में क्या है, प्राइम मिनिस्टर भले ही हो, प्रेसिडेंट भले ही हो, पर जो आपका जो लॉ है, जो निशान, जो वो देता है, जजमेंट देता है, जो जस्टिस करता है, वो एक ही टोटली डिफरेंट बॉडी है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की बॉडी नहीं है, ना ही वो हमारे प्रेसिडेंट की बॉडी है। वो क्या है, टोटली सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, जो कि खुद से डिसीजन मेकर है। पर इस समय, उस समय क्या बोला जाता था कि राजा ही क्या है, राजा ही न्याय करने वाला है। इसीलिए राजा कैसे काम करता था, जज की तरह काम करता था, एंड हिज डिसीजन वाज फाइनल एंड बाइंडिंग। मतलब जो भी उसने बोल दिया वो माना ही जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और
उसको चैलेंज भी आप नहीं कर सकते बिकॉज ही इज द जज, ठीक है ना। चलिए और उसके बाद देखो जो भी आर्मी थी, जो भी आर्मी थी उसका हेड कौन हुआ करता था, वो सारी आर्मी किसके अंदर काम करती थी, वो सारी आर्मी जो है उस राजा के अंदर काम करती थी। ऑब्वियसली सेनापति या फिर कमांडर इन चीफ हुआ करते होंगे, पर वो कमांडर इन चीफ भी किसके अंदर हो गए, वो सारे कमांडर इन चीफ जो है हमारे राजा के अंदर हुआ करते थे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब ऐसा हो गया, एक ऐसा ग्रुप बनाया गया, एक ऐसा ग्रुप बनाया गया। काउंसिल मतलब क्या होता है, ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया जो कि किसको सपोर्ट करता था, जो कि हमारे जो राजा थे उसको वो एडवाइस करता था, ठीक है ना, उसको क्या करता था, एडवाइस करता था कि कैसे काम होना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ये तो थी सेंट्रल रूल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होगा, ड्यू टू बीइंग अ वेरी लार्ज एम्पायर द सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द मौर्यन एम्पायर। कुमार यूज्ड टू हैंडल द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है, अब इतने बड़े का एक तो राजा हो गया, ठीक है ना, पर इसको क्या किया गया, इसको आप अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दो, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दो पूरे किंगडम को, और यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग कुमार। जैसे मान लेते हैं ये पाटलिपुत्र वाला एरिया है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हो गया, मान लेते हैं अशोका के अंदर हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कौन आएगा, कुमार दशरथ मान लेते हैं, जिसके अंदर उज्जैनी वाला एरिया या फिर वाला एरिया आएगा। समझ में आ रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस चीज को आप ध्यान देना कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, स्टेट। अभी भी देखो जैसे इंडिया में क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर है, पूरे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो, पर उसके बाद अगर आप देखो तो अलग अलग स्टेट के क्या है, चीफ मिनिस्टर्स। हर स्टेट को कौन संभाल रहा है, वहां का चीफ मिनिस्टर। पर पूरे इंडिया में मेन अथॉरिटी कौन है, प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही पूरे उस समय मौर्यन एम्पायर में जो मेन था वो कौन था, रूलर। पर अलग अलग जगहों पे संभालने वाला कौन था, कुमार हुआ करते थे जो उनको संभालते थे, ठीक है ना। कुमार was accompanied by some officer called महामत्रास to assist him, ठीक है ना। महामत्रास कौन हुआ करते थे, वो ऑफिसर जो कि कुमार की हेल्प किया करते थे इन रूलिंग, ठीक है ना, इन रूलिंग। लोकल गवर्नमेंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोकल गवर्नमेंट। पाटलिपुत्र was mainly described in the local government. There were a total of 6 committees that handled Patliputra, and each committee used to have 5 officers. Thus it is used to have total of 30 members. तो टोटल कितने मेंबर होते थे, 30 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है ना, टोटल 30 मेंबर्स हुआ करते थे। पाटलिपुत्र was mainly described in the local government. तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट which is near to the people, near to the people। नियर टू दी पीपल। पाटलिपुत्र वॉज मेनली डिस्क्राइब्ड इन दी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, वो सारे लोग जो कि आपके लोगों, वो गवर्नमेंट जो कि लोगों के काफी करीब है और लोगों को ही इंक्लूड करके बनाई गई है। There was a total of 6 committees that handled पाटलिपुत्र and each committee used to have 5 officers। तो अगर आप मैथ्स लगाओगे तो 6 कमिटी हो गया, 5 इंटू 6, तो टोटल एक लोकल गवर्नमेंट को संभालने वाले कितने थे, तो 30 मेंबर हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिलिट्री सिस्टम। द मगध एम्पायर हैड अ ह्यूज आर्मी टू प्रोटेक्ट वास्ट एम्पायर। इतना बड़ा अगर एम्पायर होगा तो प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, इसलिए आर्मी क्या होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। To arrange this, 6 committees of 30 people were formed, each of which used to have 5 people. There used to be 6 lakh foot soldiers. कितने सैनिक थे, पैदल सैनिक लड़ने वाले 6 लाख। 30,000 हॉर्समैन, 30,000 घोड़े, 9,000 हाथी एंड अबाउट 8,000 क्या थे, रथ हुआ करते थे इस आर्मी के अंदर। कमेटी कौन कौन सी थी, फर्स्ट कमेटी एक कैसी हो गई, इन्फेंट्री में, मतलब जो 6 लाख सोल्जर्स को लीड कर रही थी। सेकेंड कमेटी क्या हो गई, हॉर्समैन की। थर्ड कमेटी क्या हो गई, नेवी की। चौथी क्या हो गई, रथ सेना। पांचवी क्या हो गई, एलिफेंट। और छठी क्या हो गई, अरेंजमेंट ऑफ वेपन्स एंड फूड। छठी सेना क्या करती थी, वो वेपन्स और फूड का अरेंजमेंट किया करती थी, ठीक है ना। तो टोटल 6 कमेटी थी, इसके अंदर कितने कितने लोग थे, कमेटी को संभालने वाले 5-5 लोग हुआ करते थे। पहली कमेटी क्या हो गई, इन्फेंट्रीमैन, मतलब 6 लाख फुट सोल्जर्स को संभाला जाता था। सेकंड कमेटी हो गई हॉर्समैन, जो 30,000 हॉर्समैन थे।
ठीक है ना, घुड़सवार, उनको संभाला जाता था। थर्ड कमिटी नेवी, क्योंकि इनका इतना बड़ा बॉर्डर था जिसमें समुद्र भी आता था। अगर आप देखोगे अरेबियन सी इसी के अंदर आएगा, बे ऑफ बंगाल इसी के अंदर आएगा, इंडियन ओशन भी इधर की साइड थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए फिर रथ सेना हो गया, चैरियट हो गया, घुड़सवार, घोड़ों के आप पीछे अगर आपको कैरी करना हो, जैसे रथ तो जानती होंगे कि क्या होता है, चैरियट क्या होता है, तो चैरियट भी इनके पास ही था। फिर फिफ्थ कमिटी क्या हो गया, एलिफेंट आर्मी, एंड सिक्स कमिटी अरेंजमेंट ऑफ वेपन्स एंड फूड। ठीक है ना भाई, एक कमिटी ये भी तो होनी चाहिए जो वेपन्स पहुंचाए लोगों तक, या और खाना पहुंचाए लोगों तक। ठीक है ना, वेपन्स एंड फूड। नेक्स्ट देखते हैं जुडिशियल सिस्टम। Judicial system. During the Mauryan rule, the judicial system was completely in the hands of the king. According to Cautil's Arashas, a total of 18 types of punishments were given. Due to harsh punishment, legal system was maintained in the state and crimes were less. ठीक है, अगर कोई अपना टैक्स नहीं भरता था, मैं आपको बता देता हूँ, ये इसमें नहीं लिखा है, इफ यू वर अनेबल टू पे योर टैक्सेस एट ऑन द राइट टाइम, तो आपको क्या मिलता था, कैपिटल पनिशमेंट, मतलब मृत्युदंड। ठीक है, दो यहाँ पर ये छूट मिली हुई थी कि आपको रिबेट मिल सकता है। ठीक है ना, आपको माफी मिल सकती है टैक्स की, पर अगर आपको माफी नहीं मिली है, सब कुछ एकदम सही समय पे हो रहा है, सब एग्रीकल्चर भी फ्लरिश कर रहा है, सब कुछ सही है, तो अगर आपने टैक्स भरने में कतराही की तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है फांसी, मृत्यु दंड। रेवेन्यू क्या था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस इज टेकन फ्रॉम द फार्मर्स, यानी 16%। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कुछ 96 टन क्रॉप उगा, तो 96 का 1/6 कितना हो जाएगा बेटा, 16। तो 16 टन जो क्या हो जाएगा, इट वॉज टेकन एज अ टैक्स, रेवेन्यू की तरह ले लिया जाता था। इट वॉज ऑल्सो गिवन बिग इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, वेयर हाउसिंग में जाएगा। वेयर हाउसिंग मतलब जहां आप सामान को इकट्ठा करके रख रहे हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी, कभी ऐसा हो गया कि मानसून खराब हो गया, ठीक है, क्रॉप फेलियर हो गया, तो कहां से अनाज लाओगे, तो अनाज आप लाएंगे कहां से, अनाज आप लाएंगे इसी वेयर हाउस से जहां आपने टैक्स के रूप में जमा करके रखा हुआ है। टैक्सेस एंड गिफ्ट्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द मर्चेंट्स। ठीक है ना, मर्चेंट से तो हमने पढ़ ही लिया कि गिफ्ट्स भी लिया जाता था और टैक्स भी लिया जाता था। एंड सम टैक्सेस वाज आल्सो इम्पोज्ड ऑन द जनरल पब्लिक, तो कुछ टैक्स जो था जनरल पब्लिक के ऊपर भी इम्पोज किया गया था। आगे पढ़ते हैं, रूट सिस्टम। both sea land and routes both sea and land routes were used for commuting। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होगा, लैंड का भी यूज किया जा रहा है और सी का भी यूज किया जा रहा है। तभी अगर आप देखो तो ये चीज समझ में आ जाएगी कि नेवी की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमें समुद्री सुरक्षा भी चाहिए। A huge road ran from Takshila to Patliputra. Other minor roads used to connect different areas of state. There used to be milestones on the roads to tell the distance। अगर आप भी देखोगे आज भी तो आपको पता चल जाएगा कि कोई सा कितनी किलोमीटर दूर है। अब 10 किलोमीटर दूर बचा, अब 30 किलोमीटर दूर बचा, अब 40 किलोमीटर दूर बचा। ये पता कैसे चलता है, ये पता चलता है आपको उस माइलस्टोन से, और माइलस्टोन जो है पहले से ही यूज किया जा रहा था, एकदम नया फीचर हमारे सिविलाइजेशन का नहीं है। ठीक है ना, चलिए। धर्मशालास एंड ड्रिंकिंग प्लेसेस वर बिल्ट अलोंग द रोड सो दैट द पैसेंजर्स कुड यूज देम। ठीक है ना, धर्मशाला मतलब कि जब कोई कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो यहाँ पे रेस्ट कर सकता है। ठीक है ना, ड्रिंकिंग प्लेस मतलब शराब पीने की जगह, अल्कोहल बनाने वाली जगह कहाँ बनाई गई, उस रोड के बगल में बनाई गई, जिससे कि वो वहाँ पे आसानी से रुक सके और वहाँ पर वो लोग ड्रिंकिंग भी कर सकें और रेस्ट भी कर सके। आगे देखते हैं मेजर पॉलिटिकल सेंटर। देयर आर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इज मौर्यन एम्पायर। एक तो क्या था पॉलिटिकल सेंटर में, पाटलिपुत्र विच वाज द कैपिटल, फिर तक्षशिला, फिर उज्जैनी, तोसली एंड गोल्डन कर्निल। ये क्या थे, ये वो एरिया थे जो कि पॉलिटिकल सेंटर्स थे। मौर्यन एम्पायर देखते हैं, अशोका आ गया। आफ्टर चंद्रगुप्त, अशोका इमर्ज एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किंग इन द मौर्यन एम्पायर। हिज फादर नेम वाज बिंदुसार। ठीक है ना, इनके फादर का नाम क्या था, बिंदुसार, एंड मदर नेम वाज सुभद्रगी। क्या नाम था, सुभद्रगी। मगध एम्पायर एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका। He was one of the most mighty rulers. He took the rule of Magad to new heights. But Kalinga war proved to be the last battle because after that he stopped fighting। ठीक है ना, ये समझ लो कि अशोक को क्या बोला जाता है, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महान राजा था, जिसमें अगर आप देखो तो मतलब करुणा भी था। ठीक है ना, और वो एक्सपैंड भी करना चाहता था,
पर उसने एक्सपैंड किया भी, मगध को नया हाइट पे लेके गया, इतने एरिया जीते, इवन बाहर निकल के अफगानिस्तान सब जीत लिया। पर एक वॉर हुई, कलिंग वॉर इन उड़ीसा, ठीक है ना, गंगा डायनेस्टी के अगेंस्ट। तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि लाखों लोग मर गए, बहुत लोग मर गए, जिसमें अशोका को भी बहुत दुख हुआ कि इतने सारे लोग मर गए और मैंने जीता क्या, आखिर फाइनली एक राज्य जीता। इसीलिए उसने पॉलिसी को चेंज कर दिया। उसने बोला कि अब मैं जो लड़ाई है वो नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, धर्म से जीतूंगा लोगों को। पर ही नेवर स्टॉप्ड एक्सपैंडिंग, ठीक है ना। तो उसने एक्सपैंड करना नहीं छोड़ा कभी भी। तो अगर आप देखो तो वेरी का मतलब यहां पे अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो वेरी मतलब होता है वॉर। वेरी मतलब क्या होता है, वॉर। और घोष मतलब क्या होता है, जीतना, ठीक है ना। तो उसने बोला कि अब मैं वीरी घोष की पॉलिसी को चेंज करता हूं, किधर, धर्म घोष की पॉलिसी में। किसमें, धर्म घोष की पॉलिसी, यानी अब मैं जीतूंगा तो लोगों को एक्सपैंड भी करूंगा, पर वॉर से नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा धर्म से। इसीलिए उसने अपने बच्चों को दूर दूर तक भेजा, जिससे कि वो जो है बुद्धिज्म को फैला सकें और वो लोग बुद्धिज्म को मानेंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अशोका जो है बुद्धिज्म को एक्सपैंड कर रहा है, यानी अपने ही टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। चलिए, वॉर ऑफ कलिंग इन 261 बीसी, कब लड़े गए, 261 बीसी। कलिंग was located in the present day state of Orissa. By conquering this region, Ashoka wanted to spread his kingdom all over India. Due to this, they got a way to go to South India and Southeast India. For this reason, Ashoka attacked this region. ठीक है ना। तो जैसे ही अगर आप सोच लो ऐसे ऐसे हो, यहाँ वाला एरिया आपने अटैक किया और जीत लिया, तो आप साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया सब जगह पे आसानी से जा सकते हैं। Ashoka was victorious in this war, but seeing the death of so many people, Ashoka mind changed. They felt like so many people died because of them only. After that war, Ashoka gave up the fighting and called it the last victory of his life. After this war, Ashoka was engaged in social welfare works and composed a dharma. ठीक है ना। इसके बाद उसने क्या किया, धर्म की तरफ उसने अपना पूरा ध्यान डाल दिया। इसके पहले वो किस पे लगा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करके जीतने के ऊपर लगा हुआ था। पर अशोकन ने देखा कि इतने ज्यादा लोग मर चुके हैं इन दिस वॉर, ठीक है ना, कलिंग वॉर के अंदर, तो मुझे अब वॉर को त्याग देना चाहिए और मुझे सोशल वर्क करना चाहिए, वेलफेयर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और धर्म को फैलाना चाहिए। अशोका धर्मा, Ashoka Dharma was not a religion, but it was a set of some general rules according to which a person can lead a satisfied and happy life. तो ठीक है, ये जो धर्म है, जो आज की डेट में हम लोग धर्म करते हैं, रिलीजन नहीं, ये धर्म नहीं है, ये है धर्म, विच आर सम सेट ऑफ रूल्स। जैसे चोरी नहीं करना, हमेशा सत्य बोलना, ऐसी कुछ कुछ करके चीजें होती थी जो सेट ऑफ रूल्स थे, ठीक है ना। जानवरों की हत्या नहीं करना, बलि नहीं देना, ये सारी चीजें क्या थी, ये सेट ऑफ रूल्स थे जो उसने बनाए थे, ठीक है ना। और यही क्या कहलाया, धर्म। ऑफिसर कॉल्ड धर्म महामत्तास वर अपॉइंटेड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ धर्मा, ठीक है ना। तो धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए क्या अपॉइंट किया गया, धर्म महामत्रास, महामतास, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसने धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए एक कुछ ऑफिसर्स को रखा, तो वो था अशोका, फॉर द अपॉइंटमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ धर्मा। क्या नाम रखा गया, धर्म महामत्तास। These Dharma Mahamat used to propagate this dharma by going to different areas and used to inspire people to live according to the rules of this dharma, ठीक है। तो ये देखते थे कि भाई जो लोग हैं वो जाएं, अलग अलग एरिया में जाएं, धर्म महामतास, और ये जा करके जो है क्या लोग सही से अगर नहीं जी रहे तो उनको बताएं कि वो कैसे सही से जी सकते हैं, व्हाट आर द करेक्ट वेज टू लिव अ लाइफ। और वो किस पे बेस्ड है, इट वाज बेस्ड ऑन धर्मा, सेट ऑफ सम रूल्स। उसी के लिए ये अलग अलग एरियाज में जाते रहते थे, ठीक है ना। आइडियाज एंड रूलर्स डिस्क्राइब्ड इन द धर्मा, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। देखो क्या क्या चीजें हैं जो आपको बताएंगे अच्छी लाइफ जीने के लिए, हैप्पी लाइफ जीने के लिए। बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग खुश रहते नहीं है, तो वो चाहे तो कुछ चीजों को फॉलो कर सकते हैं फॉर बिकमिंग हैप्पी। बी काइंड टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, नॉन वायलेंस, respect all religions, respecting scholars and Brahmins, treat your little ones with love, lead a sinless life, donate, relinquish customs like birth, death, marriage, fasting, etc. to follow customs like love, charity. Take a look inside yourself from time to time and see your bad actions and habits to improve them, ठीक है।
मतलब इट इज नोन एज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। खुद को आप देखिए, खुद को आप 5-10 मिनट डेली देंगे तो आप अपने बारे में सोचेंगे कि व्हाट एल्स यू कैन डू टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है ना। आपको और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपके एक्शंस जो है और इम्प्रूव हो जाए। आपको जो है, जो भी आपके अंदर कुछ गलत चीजें हैं वो कैसे इंप्रूव हो सकती हैं, कैसे आप जो सिन कर रहे हैं उस चीज को आप कैसे छोड़ दें। ये सारे वो एक्शंस हैं जिसकी वजह से आप अच्छा और एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन एनी स्टोन, अर्थवेयर और मेटल आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी हार्ड सरफेस पे जब आप कुछ इस चीज को कार्व करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंस्क्रिप्शन। वो क्या कहलाता है, इंस्क्रिप्शन। जैसे रॉक पे अगर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। उसके बाद अगर आयरन पे करेंगे या किसी पिलर पे करेंगे वो भी क्या कहलाएगा, इंस्क्रिप्शन। अगर आप कॉइन्स पे करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, इंस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंस्क्रिप्शन। अशोका कंपोज मेनी इंस्क्रिप्शंस ड्यूरिंग दिस रीन। With these inscriptions, the work done by Ashoka, victories and other achievements are mentioned, ठीक है ना। तो इंस्क्रिप्शंस के पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि अशोका ने क्या क्या किया। मैंने आपको बताया 14 रॉक एडिक्ट में से 13th रॉक एडिक्ट जो है, 14 जो रॉक एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट का मतलब ये हो गया 14 बड़े बड़े पत्थर है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है अशोका ने और लिखवाया है, कार्व करवाया है, वो क्या है, इंस्क्रिप्शंस है। उनमें से 13th के बारे में पता चलता है हमें क्या, कि अशोका ने कलिंग वॉर लड़ी थी। वैसे ही ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स हैव बीन यूज्ड इन दिस इंस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई है, ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स को यूज किया गया है। Ashoka's inscription can be mainly divided into 4 parts: major inscriptions, small inscription, pillar inscription and cave inscription। तो मेजर इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया बड़े बड़े चट्टान रॉक एडिक्ट्स हुआ करते थे 14। फिर क्या आएगा आपका माइनर, मेजर एंड माइनर। फिर सारनाथ का पिलर हो गया, जैसे पिलर पे इंस्क्रिप्शन हो गया। और फिर क्या हो गया, केव के अंदर, गुफाओं के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस थे। द धर्म इज मेनली प्रोपोगेटेड बाय दीज इंस्क्रिप्शंस, इन्हीं के थ्रू धर्म को प्रोपोगेट किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस मेड बाय अशोका वर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, किसमें थे, मैक्सिमम किसमें थे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हुआ करते थे। द मीनिंग ऑफ दिस ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज डिसाइफर्ड, लिख लो यहाँ पर, डिसाइफर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1838, ठीक है ना। तो जेम्स प्रिंसेप इन 1838 इसने क्या किया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, खोजा और उसको बताना स्टार्ट किया कि अशोका कैसा रूलर था और अशोका क्या क्या चीजें किया करता था। रीजन फॉर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। आने वाले जो राजा होते हैं अगर वो अच्छे ना हो तो अंपायर जो है अपने आप गिरने लगता है। जैसे अगर आप देखोगे तो मुगल अंपायर भी क्या हुआ, ऐसे ही गिरा। औरंगजेब के बाद सारे रूलर ऐसे आए जो कि बहुत अच्छे रूलर नहीं हुए थे, कमजोर हुआ करते थे, उस चक्कर में ये गिर गया। इनएबिलिटी टू विथस्टैंड फॉरेन इन्वेजन, ठीक है ना। सीधी सी बात है भाई, जब सक्सेसर कमजोर है तो बाहर से अटैक तो होगा ही होगा। क्योंकि अटैक होगा किस लिए, क्योंकि राजा अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड करना चाहता है, अपनी प्रजा को और ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना चाहता है, इसीलिए वो एक्सपैंड करेगा, उसमें लड़ाई होगी। जब वीक है सक्सेसर तो ये अपने आप हार जाएंगे। फाइट फॉर सक्सेशन, अपने ही आपस में लड़ाई करना कि अगला रूलर कौन बनेगा, उसी में पूरे इंस्टेबिलिटी आ जाना। ऑपोजिशन टू ब्राह्मण्स, ठीक है ना। एंड पीस लविंग पॉलिसी, कभी कभी ये हो जाता है कि जरूरत से ज्यादा पीस लविंग पॉलिसी भी आपकी क्या हो जाती है, आपकी दुश्मन बन जाती है, जिसमें आप अटैक नहीं करते हैं और अटैक सिर्फ सहते हैं और इसकी वजह से आपको आपके रूल से हटा दिया जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यू आर एक्सेसिव पीस लविंग। तो हमेशा पीस लविंग काम नहीं आता, जब मौका हो तो आपको आपका जो है रूप भी दिखाना चाहिए कि भैया लोग जो है आपसे डरे भी। अपलिफ्ट कैसे, अपलिफ्ट देख लेते हैं कैसे उठाता है। डिफिकल्ट टू अटैक बिकॉज द कैपिटल इज सराउंडेड बाय हिल्स, ठीक है ना। तो इसकी जो पाटलिपुत्र था हर जगह किससे घिरा हुआ था, हर तरफ से हिल से घिरा हुआ था, इसलिए उस पर अटैक करना बहुत मुश्किल था। एडमिनिस्ट्रेटर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोका हो गया, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। इन लोगों को आयरन मिल गया था जिसकी वजह से वेपन्स और प्लाउज बन गए थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो गया। बहुत ज्यादा बड़े बड़े फॉरेस्ट हुआ करते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स बिकॉज ऑफ द वाटरवे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इक्वल डेवलपमेंट ड्यू टू बीइंग अवे फ्रॉम द ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी एंड फर्टाइल लैंड। तो ये सारी जो चीजें थी कि एलिफेंट भी था प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। चारों तरफ से पानी से भी घिरा हो तो पानी से अटैक नहीं हो सकता पर वाटरवे की तरह यूज हो सकता है। फर्टाइल लैंड थी क्योंकि पानी से घिरी हुई थी हर जगह से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से ये काफी अपलिफ्ट हुआ।
मौर्यन एम्पायर के बाद क्या हुआ, कई अलग अलग किंगडम्स आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। फिर कुषाण, उसके बाद क्या आ गया, नॉर्थ में कौन आ गया, कुषाण। नॉर्थ भी नहीं है, कह लो आपका नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में कौन आ गया, कुषाण, ठीक है ना। वाकाटक आ गए सेंट्रल इंडिया के अंदर। सातवाहना आ गए कहाँ, साउथ वेस्टर्न इंडिया के अंदर। सरदारीज लाइक चोला, चेरा एंड पांड्यास डेवलप्ड इन द साउथ इंडिया। गुप्ता डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड ओवर द मगध एम्पायर, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर आ गई। तो अब क्या हुआ, जो सेंट्रलाइज्ड पूरा एरिया था इंडिया का, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे सातवाहनास आ गए, यहाँ पे कौन आ गया, पूरा गुप्ता आ गए। यहाँ पे कौन आ गया आपका, यहाँ पे आ गए कुषाणास आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे चोला, चेरा और पांड्या आ गए। तो ये सब डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, विच लेड टू दी, जो सेंट्रलाइजेशन था वो धीरे धीरे कम हो गया। रूल इन सदर्न इंडिया देख लेते हैं। द राइज ऑफ चिeftains इन सदर्न रीजन ऑफ इंडिया। कौन, देयर आर मेनली 3 regions, चोला, चेरा एंड पांड्यास। At that time, this state used to be very prosperous. Sardar was a type of ruler who was not a king but had authority over the state. The post of Sardar could also be hereditary on the basis of the election. Sardar could also be elected. Sardar supporter used to be his family members. ठीक है, चलो टैक्स रिजीम देख लेते हैं हम लोग। टैक्स रिजीम, no one was permanently taxed by the Sardar. The chieftain's income was through gifts given by the people. Sardar used to distribute this income among his supporters. ठीक है ना। तो कोई परमानेंटली टैक्स नहीं होता था, सरदार किसी को परमानेंटली टैक्स नहीं करते थे। जो इनकम थी उसको भी कभी कभार, जो गिफ्ट थे उसको भी कभी कभार टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। और सरदार जो भी गिफ्ट या इनकम मिलती थी, जो भी लूटपाट का माल होता था, उस सबको अपने सपोर्टर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता था। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट दीज स्टेट्स कम फ्रॉम एंशिएंट तमिल संगम टेक्स्ट। इन दीज टेक्स्ट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट सरदार इज गिवन, ठीक है ना। एंशिएंट तमिल संगम टेक्स्ट में सरदार जी के बारे में पता है, उसके बारे में आप वहां से पढ़ सकते हैं। कुषाण रूलर, द कुषाण रूलर्स रूल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। दे आर कॉल्ड डिवाइन रूलर्स। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज दीज रूलर्स ट्राई टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज गॉड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें भी चलाई, ठीक है ना। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अगर आप देखोगे तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो किसने चलाया था, वो चलाया था कुषाण्स ने, जो बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा मानते थे और बुद्धिज्म की एक अलग तरह से ही पोर्ट्रे करते थे। Why was this done? The king tried to show himself as a god to make himself stand out from the common people. जब आप उसको एक गॉडली फीचर दिखाएंगे तभी तो वो कॉमन लोगों से अलग दिखाई देगा, इसीलिए वो अपने आप को गॉड की तरह बताते थे। By doing this, he had good image among the people. Due to his good image, the king got the support of the people. भाई आप अपने आप को भगवान की तरह दिखाने लग गए तो भगवान को तो लोग पूछते ही है ना। और जब भगवान को लोग पूछते हैं तो सबको पता है कि भगवान कभी गलत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये राजा भी कभी गलत नहीं कर सकता और उसकी इमेज बहुत अच्छी बना दी गई। फॉर दिस रीजन द किंग यूज्ड टू ट्राई टू शो हिमसेल्फ लाइक अ गॉड। द किंग्स यूज्ड टू गेट देयर ह्यूज आइडल्स इंस्टॉल्ड इन द टेंपल्स एट पार विद द गॉड्स। ही यूज्ड टू पुट द टाइटल ऑफ देवपुत्र इन फ्रंट ऑफ हिज नेम, ठीक है ना। देवों का पुत्र, भगवानों का पुत्र था कौन, कुषाण। The coins prevalent among the subjects used to have the image of the king on one side and the image of the deity on the other side. In all these ways, the king used to make his image like a god among the subjects by showing himself as a deity. तो वो अपने आप को कैसा दिखा रहा है, भगवान की तरह दिखाया रहा है। बेसिकली क्यों दिखाया जा रहा है, वो इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसकी वैल्यू करें, और तभी करेंगे जब वो कॉमन पीपल से अलग दिखाई देगा, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं कर सकता। इसीलिए वो सिक्कों के एक तरफ अपनी फोटो और दूसरी तरफ डीटी की फोटो छपवाता था, जिससे लोगों को हमेशा लगे कि ये जो हमारा राजा है वो हमेशा सही, ठीक है। सीक्रेट पीरियड, आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर द रूल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर मगध। इट वाज फाउंडेड बाय श्री गुप्त इन 275 AD. The Gupta period is also called the golden age of India because during this time कल्चरल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, बहुत सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे मंदिर भी बने थे इसी समय। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स हियर वर मेड ऑफ गोल्ड एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज हियर वाज संस्कृत। तो संस्कृत इसकी क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। समुद्रगुप्त वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड रूलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। Information about this period comes from a literary source and inscription. The most prominent literary source of this is Prayag Prashasti written by Hari Sen. किसने लिखा था, हरि सेन। He was the court poet of Samudragupta.
और उसने समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रशंसा की है उसी को क्या बोला गया है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब इन प्रेज ऑफ समवन, किसी की तारीफ करना, वो क्या होता है, प्रयाग प्रशस्ति। और ये लगाया कहाँ गया, ये प्रयाग के अंदर लिखी है। which was the written by हरिसेन द किंग पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। दिस वर्क was written in संस्कृत लैंग्वेज। ये किसमें लिखा गया, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर दिया है और चैप्टर नंबर 2 खत्म होने के बाद विल मूव टू चैप्टर नंबर 3 और अपने कोर्स को हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।